जिसके आते ही मुंबई नागपाड़ा इलाका कांपने लगता। जो एक बार कोर्ट गई, कोर्ट जाकर बेल के साथ वापस आ गई। जो पहली और आखिरी बार कोर्ट गई, क्योंकि वो भारत के पहले और दुनिया के तीसरे मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की बहन थी, क्योंकि वो मुंबई की गॉड मदर थी, क्योंकि वो हसीना पार्कर थी। नागपाड़ा के गार्डन हाउस में रहने वाली 51 साल की महिला, जिसे लोग आपा और उसके अपने उसे बड़ी बहन कहकर बुलाते थे। वो नाम है हसीना पार्कर, जो आपा के नाम से भी जाना जाता है। हसीना पार्कर एक ऐसी महिला थी जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम की बहन थी, जिसने लगभग 4 दशकों तक मुंबई के नागपाड़ा इलाके पर राज किया। अप्रैल 2007 में एक FIR दर्ज होती है। गार्डन हॉल और उसके अपार्टमेंट के आसपास भीड़ जमा होती है, पर लोग वहां पर कुछ बात कर रहे हैं। आपा लौट आई। आपा के पास भाई है, उन्हें कुछ नहीं होगा। कहानी है मुंबई की गॉड मदर हसीना पार्कर की, जिसे लोग आपा कहकर भी बुलाते थे। 1959 में पैदा हुई हसीना पार्कर दाऊद से छोटी और 10 भाई बहनों में 7वें नंबर पर। अब्राहम कास्कर के ये सारे बच्चे महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ही पैदा हुए थे। दाऊद ने अपने भाई सबीर अब्राहम कास्कर के साथ मिलकर डी कंपनी शुरू कर दी। दाऊद की 4 बहनें थी, सरिता, फरजाना, मुमताज और हसीना। लेकिन दाऊद के धंधे में उसकी किसी भी बहन के लिए जगह नहीं थी। हसीना के इस धंधे में आने की कहानी बिल्कुल एक फिल्म की तरह है। हसीना के पति की हत्या दुबई में हुई और उसके पति की इस हत्या ने हसीना को बना दिया मुंबई की गॉड मदर। दाऊद के अपराधों ने दाऊद को 80 के दशक में ही भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो बाहर बैठकर भी मुंबई पर राज कर रहा था। पैसे वसूलना, मर्डर और दूसरे गैर कानूनी धंधे दाऊद का सबसे बड़ा काम। 1990 की शुरुआत में दाऊद के निशाने पर ब्रा गैंग यानी बौ रश्मि, राम नायक और अरुण गवली थे। इस गैंग का मुखिया था राम नायक। अरुण गवली उस समय गैंग में 3रे नंबर पर था। रश्मि और नायक के मरने के बाद गैंग की कमान अरुण गवली के हाथ में आ गई। 1990 के आसपास दाऊद ने अरुण गवली के शूटर्स को चुन चुन के मरवा दिया। दाऊद मजबूत था, उसका गैंग बहुत ज्यादा मजबूत। ऐसे में अरुण गवली गैंग को कोई रास्ता मिला ही नहीं और इस उलझन से बाहर निकलने का, जिसे पकड़कर वो दाऊद तक पहुंच सकता। इसी बीच दाऊद ने अरुण गवली के भाई पापा गवली को मरवा दिया। तो अरुण गवली और उसका गैंग टूट सा गया। मुंबई के गैंगस्टर का एक नियम था, दुश्मनी अपने बीच, घर वालों के बीच नहीं। आप उसे कैसे भी निपटाएं, पैसों का मामला हो या ताकत का, आप सामने वाले के घर वालों पर हाथ नहीं डालेंगे। पुलिस भी इस नियम का पालन करती थी, लेकिन गवली ने यह नियम तोड़ा। जब वो दाऊद और उसके गैंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तब उसने हसीना के पति इस्माइल अब्राहम पार्कर की हत्या करवा दी। इस्माइल से हसीना की शादी तब हुई थी जब वो महज 17 साल की थी। इस्माइल जूनियर फिल्म आर्टिस्ट था, लेकिन बताते हैं बाद में उसने होटल का धंधा शुरू कर लिया था, जो नागपाड़ा में ही हसीना चलाती थी।
हसीना के इसी होटल के पास 20 जुलाई 1991 को हत्या वाले दिन इस्माइल अपने होटल की काउंटर पर बैठा हुआ था। तभी कार में कुछ लोग आए हथियार लेकर और इस्माइल को ढूंढकर चले गए। दाऊद के जीजा का कत्ल हो चुका था, अब उसकी बारी थी। इस्माइल की हत्या के बाद दाऊद गैंग में उथल-पुथल मच गई। दाऊद के आसपास बैठने वाले लोग उसे राजन के बारे में सोचने के लिए कह रहे थे, लेकिन दाऊद के मुताबिक राजन सिंडिकेट के अंदर एक सिंडिकेट चला रहा था और एक दिन गैंग पर कब्जा कर सकता था। दाऊद इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था और राजन के खिलाफ बोलने वाले सुनील सावंत, सत्या और छोटा शकील ने दाऊद से कहा कि अगर राजन वफादार है तो उसने इतने दिनों बाद इस्माइल का बदला क्यों नहीं लिया। जब दाऊद ने ये बात राजन से पूछी तब राजन ने कहा इस्माइल के हत्यारे जेजे हॉस्पिटल में टाइप सी सिक्योरिटी के बीच में एडमिट है। उनके बाहर आते ही उन्हें मार दिया जाएगा। सत्या और शकील ने ये मौका लपक लिया। उन्होंने कहा वो इस्माइल का बदला लेना चाहते। इसकी काफी मुश्किलों के बाद आखिर दाऊद ने उन्हें इजाजत दे दी और उन दोनों के पास दाऊद की नजरों में ऊपर उठने का ये एक अच्छा मौका था। इस काम के लिए उन्होंने यूपी के गैंगस्टर विजय सिंह और 2 शूटर बच्ची पांडे और सुभाष सिंह ठाकुर को अपने पास बुलाया। सबको ऑटोमेटिक हथियार दिए गए। ये पहली बार था जब किसी शूट आउट में AK-47 का इस्तेमाल किया गया। 12 सितंबर 1992 को शूट आउट के कुछ घंटे पहले ही हत्या की। फिर हॉस्पिटल में घुसकर शैलेश हल्दनकर को मार दिया, जिस पर इस्माइल की हत्या का शक। लेकिन हत्या करने वाले ये नहीं जान पाए कि एक और शख्स विपिन दूसरे वार्ड में पहले ही शिफ्ट कर दिया जा चुका था, वरना वो उसे भी मार जाते। आमतौर पर अंडरवर्ल्ड वाले पुलिस की दुश्मनी से बचने के लिए पुलिस वालों पर हमला नहीं करते, लेकिन ये हमला इतना बड़ा था कि इसमें 2 पुलिस कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इस्माइल का बदला लेने के बाद हसीना अपने नए घर नागपाड़ा में गार्डन हॉल में शिफ्ट हो गई। यहाँ उसे जो घर पसंद आया उसने उसका ताला तोड़वा कर रहना शुरू कर दिया और किसी ने उससे शिकायत भी नहीं की। अड्डा जमा और यहीं से हसीना ने क्राइम की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। दाऊद के भारत से चले जाने के बाद उसकी बेनामी संपत्ति अब हसीना के नाम आ चुकी थी। दाऊद के भारत से जाने के बाद हसीना का काम दाऊद की 54 बेनाम संपत्तियों की देखरेख करना था। लेकिन खुद धंधे में आने के बाद हसीना को अब इसमें मजा आने लगा। तो बेशुमार ताकत, अपने इर्द गिर्द एहसानों से दबे लोग, हर अवैध लेन देन में हिस्सा, मुंबई में हर इमारत बनने से पहले उसकी इजाजत, ये सब हसीना का शौक बन गया। हसीना को मुंबई पर राज करना भी भा रहा था। वो इसमें डूब चुकी। बताया जाता है कि दाऊद को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने कई बार हसीना को मना भी किया और बहनों को ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी। इसलिए दाऊद अपनी बहनों को हर महीने करोड़ों रुपए भेजा करता था। लेकिन हसीना को ताकत की लत लग चुकी और इसका इलाज अब कहीं नहीं। मुंबई में साल 2006 में जब स्लम एरिया को बनाने का काम जोर शोर से शुरू था, तब हसीना ने बिल्डर कृष्णा मिल्क शुक्ला और प्रॉपर्टी ब्रोकर चंद्र शाह के साथ वडाला में एक छोटा स्लम एरिया बनाने का प्लान बनाया।
इसके लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इन तीनों के पास 1 करोड़ और प्रॉपर्टी ब्रोकर विनोद अलवानी ने पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा और फिर विनोद ने जयेश शाह की मदद से 1 करोड़ रुपए का इंतजाम भी कर लिया। लेकिन ये काम शुरू नहीं हो पाया। जब जैस ने अपना पैसा वापस मांगा तब दाऊद ने उसे 70 लाख रुपए वापस कर दिए, क्योंकि बाकी के 30 लाख रुपए हसीना ने प्रोडक्शन मनी के नाम पर लौटाने से मना कर दिया। दिसंबर 2006 में जब विनोद क्राइम ब्रांच में आ गया तो वहां एफआईआर नहीं लिखी। वे दोनों एंटी करप्शन ब्रांच गए। फिर आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच के अफसर अनिल महाबोले राजेंद्र निगम ने शिकायत लिखने से मना कर दिया और लिखने के लिए 10 लाख रुपए मांगे। इक्कीस अप्रैल 2007 को ये एंटी एक्सटॉर्शन सेल के हवाले कर दिया गया और हसीना पर हुई पहली एफआईआर। ढेर सारी बातें जानने के बाद जब क्राइम ब्रांच के अफसरों ने जांच शुरू की तब जॉइंट कमिश्नर मीरा कर्नेवाकर की तरफ से जवाब आया कि उनके आदमी मामले की जांच कर रहे थे ताकि पुख्ता जानकारी के बाद शिकायत दर्ज की जा सके। हालांकि 4 महीनों की जांच में उन्हें क्या मिला इसका कोई जवाब उनके पास नहीं। 21 अप्रैल की एफआईआर के बाद हसीना फरार हो गई। सेशन कोर्ट ने भी पुलिस को फटकार लगाते हुए हसीना को 16 मई तक हिरासत में लेने के आदेश दिए। हसीना का नेटवर्क इतना तगड़ा था कि उसे पुलिस एक्शन का पता चलने लगा और वो फरार हो गई। क्राइम ब्रांच के अफसरों ने जब हसीना के ठिकानों के बारे में पूछा तो सभी हड़बड़ाते हुए कहते थे। गवाह छोड़िए, कोई इन्फॉर्मर भी उसके बारे में नहीं कहना चाहता। पुलिस के डर से वो खुद दाऊद से संपर्क नहीं रखती थी, लेकिन बताया जाता है कि उसके पास एक मैसेंजर का नेटवर्क था जो उन दोनों को आपस में जोड़े रखता था। 2007 में क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से हसीना को दोबारा पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। लोग अपने विवाद लेकर हसीना के पास आते थे और वो उन्हें बिल्कुल सुलझा देती थी। इसके बाद वो मोटी रकम भी वसूल करती थी। हसीना के परिवार में उसके 2 बेटे 2 बेटियां थीं। 2005 में उसने अपनी एक बेटी की शादी एक बड़े बिजनेसमैन से कर दी थी। इसके बेटे दानिश की एक सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। दानिश धंधे में हसीना का हाथ बटाया करता था। हसीना का काम ऑर्डर देना और सलीम का काम उसे पूरा करना था। इसके अलावा एक और आदमी था, सलीम पटेल, जो हसीना का दायां हाथ हुआ करता था। हसीना के साथ आने से पहले सलीम इस्माइल का ड्राइवर था। हसीना के छोटे बेटे का नाम अली शाह। 6 जुलाई 2014 को रमजान के महीने में हसीना पारकर को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। हसीना ने उस दिन रोजा रखा हुआ। सीने में दर्द होने के बाद उसे हबीब हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इससे पहले वो कई महीनों तक मिग्रेन से भी जूझती रही, जिसकी वजह से वो अधिकतर बिस्तर पर ही रहती।